आज का हमारा लेक्चर है ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस। ठीक है, क्या कह रहा है ये चैप्टर? क्या कह रहा है? नाम से क्या समझ आ रहा है कि ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल हम सब समझते हैं, जो हम ऑक्यूपेशन है हमारा। आपका क्या है? आप एज अ फिजियोथेरेपी कर रहे हो तो आप डॉक्टर हो, एमबीबीएस कर रहे हो तो आपका वो अलग है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, सबका अपना अपना एक ऑक्यूपेशन है। ठीक है ना? अब कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं उनमें डिसीजेस हो रही है। अब वो क्या ऑक्यूपेशंस हैं कि जिनकी वजह से अब हम जो अगर हम जो अब एक मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल करेंगे तो हमारी वजह से तो लंग डिसीजेस नहीं होंगी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर होंगे, है ना? कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होंगे जिनकी वजह से पर्टिकुलर जो हमारे लंग्स हैं वो क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनमें डिसीजेस हो रही हैं। तो वही हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं हर चैप्टर से पहले बोलता हूँ कि मैं 100% समझाऊंगा। इस चैप्टर में मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं, 60% समझाऊंगा, 40% याद करना पड़ेगा। समझाऊंगा सब, जो नाम है वो याद करने पड़ेंगे ना, कि इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है। अब जैसे सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आयरन ऑक्साइड से होने वाली जो लंग डिसीज है उसे सिड्रोसिस कहते हैं, तो उसमें क्या समझा दूं? कहते हैं सिड्रोसिस कहते हैं तो कहते हैं, याद करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर याद करने वाला रहेगा। तो इसको पढ़ने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको फिर दोबारा रिवाइज करना जरूरी है। बाकी जहां जहां समझने का हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस हमारा चैप्टर है। क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओएलडी? ओएलडी यानी ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज हैज बीन डिफाइंड एज द डिसीज ऑफ लंग, as a disease of lung arising out or in course of employment। वो सारी लंग्स की डिसीजेस जिस समय पे सपोज करो मैं एक कोई भी मतलब एम्प्लॉयमेंट हूं, जब मैं वो काम कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे हो रही है। बहुत कॉमन एग्जांपल्स ले लो, जैसे कोई कोयले की खदान में काम कर रहे हैं। सारी दिमाग लगाओ ना, कोयले की खदान में काम करते हैं, जो सिलिका की काम करते हैं, है ना, जो पत्थर काटते हैं। अगर आपने देखा होगा, लाइव एग्जांपल देखेंगे, क्या होता है, पत्थर काटने वाले होते हैं ना, जो आपने देखा, जो स्टोन्स कट करते हैं, स्टोन्स को कट करते हैं। वहां पर जहां पर आपने माइनिंग देखी होगी, टनलिंग होती होगी, तो वहां पर खुदाइयां चलती हैं, तो कितनी धूल मिट्टी उड़ती है ना? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कितने सारे स्टोन्स को काटते हैं, तो कितने वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे हैं, एयर में, उन्हीं को वो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहे हैं। अब आप सोचो, जब आप थोड़े से उनमें चले जाते हो, डस्ट में या कहीं जाते हो, आपको जब अगर आप नॉर्मल हो कुछ भी, तो आपको तो खांसी आने लग जाती है, खांसी आएगी, है ना? एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, एक बॉडी द्वारा एक रिफ्लेक्स होगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल जला है, तो वो रिफ्लेक्स के साथ हमारा सब कुछ क्या बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग जो उसी माहौल में रह रहे हैं, जो उसी कंडीशन में रहना, क्यों? क्योंकि मजबूरी, सब कुछ करना पड़ेगा ना हमें पेट के लिए। हमें अगर चाहिए एम्प्लॉयमेंट, हमें चाहिए, तो हमें उस जगह पर रहना पड़ेगा, जबकि वो जानते हैं कि उनसे ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हमें रहना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। आपको पता है, एक एक्सरे, जो आप एक जो एक्सरे कराने जाते हो, उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। यू कांट इमेजिन, के मतलब वो इजीली कैंसर करा देती हैं, इजीली कैंसर। अब आप अब ये मत बोलना कि हमारा आपका होता ही क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगा तो साल में एक बार हो, वरना आप खुद याद करो कि आपकी टोटल लाइफ में आपकी कितनी बार लंग एक्सरे हुए हैं। आपको भी काउंटिंग्स में नहीं लोगे। वो बात लगे किसी को कोई डिसीज हो गई है ऐसी खतरनाक, तो उसको बार बार कराने पड़ रहा है। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या, सपोज करो जो लंग्स में जो एक्सरे की जो रेज हैं, अब जो वहां पर काम करते हैं, जो आप कभी कराने गए होगे तो वहीं पर रहते हैं। तो वैसे तो ये रूल होता है कि एक बॉक्स होता है, बॉक्स मतलब समझ लो, एक रूम समझ लो। एक रूम के अंदर हमको हमको कर देते हैं, फिर हमको एक हमारे सामने एक ट्रे रख देते हैं जिस पर वो एक्सरे की, जिसको हमारे उसे क्या रख देते हैं, पीछे रख देते हैं, जिस पर रिफ्रैक्ट होके आती है और एक फिल्म बन जाती है, और फिर उसको वापस ले लेते हैं। अब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, लेकिन आपने कभी देखा कुछ लोग अंदर भी रहते हैं, वो नहीं समझते हैं इस चीज को, तो कंटिन्यूअसली उसको लेके वो क्या कर रहे हैं, वो कैंसर करवा रहे हैं। अब वो रेडिएशन उनकी स्किन पे कहीं भी जा रही है तो स्किन कैंसर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने मालूम क्या एम्प्लॉय करता है, जब भी जो एक्सरे के टेक्नीशियंस बनते हैं ना, उनके बैचेस होते हैं। लेकिन आज तक आप गए होगे, आपने किसी भी एक्सरे टेक्नीशियन को बैच पहने नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा आज तक। एक बैच रहता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कलर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक वो कलर ये डिनोट करते हैं कि वो बैचेस ना हर बार, हर 6 या लगभग 6 मंथ बाद, कुछ ऐसे मंथ बाद वो बैचेस को लेबोरेटरी में पहुंचाना पड़ता है। और वो बैचेस क्या, लेबोरेटरी में जाने के बाद उसमें देखते हैं कि उसमें कितनी एक्सरे की रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई हैं। जब वो एक्सरे की रेडिएशन इस लेवल पे पहुंच जाती है कि अब इससे ज्यादा रेडिएशन आई, तो इसका मतलब क्या है, जो इंसान इस बैच को पहन रहा है उसको कैंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी रेडिएशन जा रही है उतनी आपके अंदर जा रही है। ना कोई ऐसा बैच पहनता है, ना कोई ऐसा बैच कराता है, तो इजिली होती है। तो हर चीज की अपनी क्या, दोनों प्रॉब्लम है।
ये हमें करना भी है और वो भी है। तो उसी तरीके से ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज क्या है, ऑफ लंग अराइजिंग आउट, जिस समय आप काम कर रहे हैं और जिस समय काम करने के बाद भी, है ना। ऐसा नहीं है क्योंकि 10 साल काम करा तो भैया इतनी खतरनाक हो जाएगी, आप भले उस काम से निकल जाओ, लेकिन आपके अंदर तो वो इतनी जमा हो चुकी ना, इतनी सारी वो डस्ट, वो जो स्टोन माइनिंग कट करी वो सब अंदर भर चुके हैं लंग्स के अंदर, कि सांस कहाँ से लेते हो। सांस लेते हो, जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो जाता तो सब लंग्स में ही है ना आपके, कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में जाएगा तो वहां पर वो स्टोर होता है, भरता रहता है भरता रहता है। जब वो एक एक्सट्रीम क्वांटिटी से ज्यादा हो जाता है, थोड़े एक एक्सट्रीम क्वांटिटी, फिर वो आपको सिम्टम शो करता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उन्हीं को हम समझेंगे। तो डैमेज टू दी लंग्स बाय डस्ट, जो हमारे नॉर्मल डस्ट फ्यूम्स मतलब गैसेस, कुछ ऐसी जैसे गैसेस होती है जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो जो फैक्ट्रियों में काम, जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और नॉक्सियस सब्सटेंस, नॉक्सियस का मतलब होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उन्हें हम इनहेल करते हैं, इनहेल्ड बाय द वर्कर इन सर्टेन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। आप हर ऑक्यूपेशन पे नहीं, जो पर्टिकुलर इनमें करते हैं। जब कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ोगे, आपको पूरा एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ोगे, उसके अंदर एक हम पूरा चैप्टर रहता है, कौन सा, ऑक्यूपेशनल, जो ऑक्यूपेशनल के ऊपर हैजार्ड्स में कि किन किन वजह से ऑक्यूपेशनल होता है, प्लस गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स बनाए हैं, ईएसआई होता है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक्ट होते हैं, ये ईएसआई करके होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट हमको बताती है कि अगर आप ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सारी की सारी चीजें, आपको क्या क्या प्रॉपर वहां पर आपको रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक लेवल पे, पूरे फैक्ट्रीज के अंदर आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, तो वो सारी की सारी चीजें हमें बड़े बड़े लेवल पे देखने पड़ती हैं। सारे हमारे मेडिकल मेजर्स हो, है ना, सारे के मेडिकल मेजर्समेंट और इंजीनियरिंग मेजर्स भी लिए जाते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर मिनिमम कैसे सब कुछ हो। तो ये सारे हमारे जो लेजिस्लेटिव जितने भी लॉ बनाए गए हैं, फैक्ट्रीज एक्ट बनाए गए, सब कुछ बनाए हैं, आप कम्युनिटी में पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ हम डिसीजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं सिर्फ। तो अब क्या होते हैं उसके अंदर, देखो अब आप दिमाग तो लगा रहे होगे कि भैया बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिनकी वजह से, जिन्हें आप इनहेल करते हो, जिनकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबको तो हम यहाँ क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं। तो यहाँ पर हम दो पढ़ेंगे जो सबसे मेजर है, ठीक है ना, सबसे मेजर, उसमें सबसे मेजर होती है नीमोकॉनियोसिस। नीमोकॉनियोसिस, ठीक है। क्या होती है नीमोकॉनियोसिस? नीमोकॉनियोसिस जनरली किससे होती है? इंक्लूड्स दोस obstructive lung disease which are due to exposure of inorganic और मिनरल डस्ट, जो सबसे ज्यादा हमें मिलती है। जैसे इनऑर्गेनिक मिनरल डस्ट मतलब जैसे जो कॉमन, जैसे जो सिलिका या फिर एस्बिटोस, एबिस्टोस एबिस्टोस या फिर कोल, इनकी फैक्ट्रीज में, इनकी फैक्ट्री बोल रहा हूँ सॉरी, इनकी जो माइनिंग होती है या फिर जो इनकी टनल्स होती हैं, जब वो टनलिंग में काम करते हैं तो वहां सिलिका निकलती है ना, जो कोल की आपने माइनिंग होती है, तो वहां पर जो सब होती है इनकी वजह से, तो वो यहाँ पढ़ेंगे। उसमें मोन जो मेजर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नीमोकॉनियोसिस। नीमोकॉनियोसिस किसकी वजह से होती है? एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक और मिनरल डस्ट। ये सबसे ज्यादा कॉमन आज की डेट में हमारी ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज के अंदर आती है। बाकी और भी बहुत सारी होती है जिनको हम नीचे, जिनके सिर्फ नाम पढ़ेंगे, जिनमें जिनमें ऑर्गेनिक मैटर से भी होती है ना, बहुत सारे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है हम अभी उनको पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो हजारों हैं, सबको नहीं पढ़ सकते। जो कॉमन है तो उनको तो ध्यान रखना। ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज आती है तो हम इसी पार्ट को लिख के आएंगे, या फिर स्पेशली आपको नीमोकॉनियोसिस करके भी पूछ सकते हैं। अगर नीमोकॉनियोसिस भी करना है तो पहले आपको ये डेफिनेशन लिख के फिर पूरा चैप्टर ही लिखना है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो दोनों में एक ही चीज है। क्लियर? तो एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक और मिनरल डस्ट दैट इज रिटेन्ड इन द लंग्स। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली आपके अंदर जा रही है, लंग्स के अंदर भरना स्टार्ट कर गई है। कहां पर? लंग पैरेन्काइमा में। व्हाट इज लंग पैरेन्काइमा? इट इज अ दोस पोर्शन ऑफ लंग विच इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। ये लंग्स का वो पार्ट होता है, आप जानते हो, जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जैसे आपकी एल्वुलाइज, आपके एल्वुलर डक्ट्स, आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये सारे के सारे किसके पार्ट है? लंग पैरेन्काइमा के पार्ट हैं, जो कि आपके गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लंग्स का काम क्या है? गैस को एक्सचेंज करके डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करना, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, ये उसका काम है। तो वो ही आपका ये हेल्प कौन करता है? पूरी लंग की पैरेन्काइमा से हेल्प करती है। आप जानते हो, पूरे फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ के आए होगे, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी लंग्स पढ़ते हैं हम, तो बेसिक बातें हैं। अब ये सब जाने के बाद करती क्या है लंग्स के अंदर? वो करती है इनसाइट्स फाइब्रोसिस। व्हाट इज इनसाइट का मीन होता है वायलेंट, खतरनाक लेवल से वायलेंट। और फाइब्रोसिस का मतलब होता है थिकनिंग
और स्कारिंग बना देती है, स्कार बना देती हैं, थिक कर देती हैं। देखो इस चीज को, इस मैकेनिज्म को अगर यहाँ समझ लो, मैं आगे सब जगह फिर नहीं समझाऊंगा। क्या होता है कि आपका कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी ऑर्गन हो, हम हार्ट का ऑर्गन, हम पूरा हार्ट हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं क्या होता है। हमारे सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक सेल्स से बने होते हैं, और उन सबकी प्रॉपर्टी होती है दैट इज स्ट्रेचेबिलिटी। वो नॉर्मल हमारे लंग्स देखो बैलून की तरह होते हैं, कितने भयंकर तरीके से जब उनके अंदर एयर भरते हो, जब आप इन्फ्लेट करते हो एयर को, तो वो किस तरीके से बड़े हो जाते हैं, साइज में फूल जाते हैं पूरी तरीके से। फिर जब आप एयर को बाहर निकालते हो तो वो क्या होते हैं, वापस डिफ्लेट होते हैं, अपने नॉर्मल साइज में वापस आते हैं। ऐसा मत बोलना कि पूरे डिफ्लेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम लंग के अंदर प्रेजेंट होता है। लंग रेजिडुअल वॉल्यूम कितना, 1100 से 1200, लगभग 1200 ml के आसपास ये आपका लंग रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। ये क्यों प्रेजेंट होता है, ये आपका लंग रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों प्रेजेंट होता है, कि लंग्स आपके कोलैप्स ना कर जाएं, लंग आपके कोलैप्स ना कर जाएं, तो ये लंग वॉल्यूम हमेशा आपका रिप्रेजेंट रहता है। अब ये किस तरीके से ऑर्गन कर पाता है, लंग कर कैसे पाता है, क्योंकि लंग्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी है स्ट्रेच होने की, वापस इन्फ्लेटेड, जब इन्फ्लेटेड होंगे तो स्ट्रेच होंगे, फिर वापस अपनी पोजीशन में आएंगे जब डिफ्लेट होंगे। तो क्लियर। अब यही जो अब क्या होता है कि कंटिन्यूअस ये जब उनके पड़ती है तो उनके फंक्शंस को लॉस कर देती है, यानी सेल्स को मारना स्टार्ट कर। अब ये सब चीज आ रहे हैं तो क्या करेंगे, सेल्स पर डिपोजिट होते जाएंगे, ये सेल्स बने हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जो फ्यूम्स आएंगे ये सब आएंगे, सेल्स पर डिपोजिट होने लग जाएंगी, और जो सेल्स के नॉर्मल फंक्शंस है उसको नहीं करने देंगी। यानी क्या होगा, ये जो सेल्स के नॉर्मल फंक्शन है, स्ट्रेच करना, वो सब करना, वो नहीं हो पाएगा। जब वो नहीं हो पाएगा तो उससे होगा क्या, हमारे जो सेल्स हैं वो फाइब्रोसिस थिक हो जाएंगे। एकदम थिक का मतलब समझ लो, टाइट, टाइट हो गए, एकदम थिक हो गए, बड़े बड़े, एकदम बड़े बड़े हो गए, और काम नहीं कर रहे हैं, स्कारिंग होने लग गई है। क्यों, क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगे, जब वो काम नहीं करेंगे तो उनमें क्या हो जाए, हमारे बॉडी की प्रॉपर्टी, हमारे बॉडी में कोई चीज ना काम नहीं करती तो उनमें स्कार बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी मसल्स में भी होता है, हमारी मसल्स में देखते हो, हम कोई कोई मूवमेंट तक काम, जिस किसी को अगर किसी ने 2-3 महीने तक मूवमेंट नहीं करा पर्टिकुलर मसल से, तो उस मसल्स की भी क्या स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी, आप किससे काम नहीं लोगे वो स्कार में चला जाएगा। तो यहाँ पर पहले उसके फंक्शंस बिगड़े, फंक्शन बिगड़े, वहां पर स्कारिंग होने लग गई, सेल्स की डेथ होने लग गई, थिकनिंग होने लग गई। थिकनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सेल्स अपने आप को साइज में पहले स्टार्टिंग में बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि वो काम कर सके, मगर फिर वो काम नहीं कर पाते, तो थिकनिंग हो जाती है और स्कारिंग हो जाती है। और ये पर्टिकुलर इसमें नहीं है, बहुत सारी हम ऐसे लंग्स के डिसीजेस पढ़ेंगे जहां पर आपको थिकनिंग और स्कारिंग, जब ये एंड स्टेज ऑफ लंग्स होती है, जहां पर क्या होगा, अब ये होगी तो फिर आपके लंग क्या नहीं कर पाएंगे, लंग्स का जो बेसिक फंक्शन है वो नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, लंग फेलियर, लंग फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे एंड स्टेज वाली चीज हो जाती है। अब ये बहुत सारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें आपको पर्टिकुलर बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, कैसे कैसे, जैसे डिसीजेस ड्यू टू मिनरल डस्ट, कोल से क्या हो, अब ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो मिनरल डस्ट में, अच्छा जो डिसीजेस मिनरल डस्ट होती है उसको अपन अभी स्पेशल नाम देके आए, क्या नाम देके आए, नीमोकॉनियोसिस। ठीक है, न्यूमोकॉनियोसिस, ठीक है, ये याद रखना, बोला न्यूमोकॉनियोसिस भी आए। और न्यूमोकॉनियोसिस में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेजर है वो हम 3 पढ़ेंगे, हम कोल, सिलिका और एस्बेस्टोस की पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे कॉमन होते हैं तो इनकी पढ़ेंगे, बाकी होते तो बहुत सारे हैं, सबके नाम याद करके आने हैं और उनके ऐसे इस तरीके से मेंशन करके आने, फिर कुछ डिसीजेस को मेंशन करनी होती है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज में ऐसा नहीं होता, हम सब कुछ हजारों है, हमारे किसी को नहीं लिख पाएंगे, तो कुछ जो सबसे कॉमन होती है उन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाता है, बाकी सबके नाम लिख दिए जाते हैं ना। तो कोल से जो दोबारा होने वाली, कोयले से जो होने वाली होती है उसका नाम होता है कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस, नाम में ही समझ आ रहा है, कोल वर्कर्स न्यूमोकॉनियोसिस, सीडब्ल्यूपी के नाम से आता है, कभी कभी 2 मार्क्स में बस सीडब्ल्यूपी लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस, कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस सीडब्ल्यूडी पे ही लिख के छोड़ देते हैं, बहुत कॉमन है। सिलिका से होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस। जब सिस लग जाती है इसका मतलब ही होता है कि उससे होने वाली डिसीज, जैसे नीमोकॉनियोसिस, सिस का मतलब क्या है, नीमोकॉनियोसिस मतलब नीमोकॉनियो का मतलब होता है मिनरल डस्ट, इससे होने वाली डिसीज तो नीमोकॉनियोसिस। ठीक है, सिलिका से सिलिकोसिस। जो देखो ये तो वर्ड बहुत कॉमन है, जो स्पेशली होते हैं वो पूछते जनरली ऐसे हैं जो थोड़े से अलग होती है ना, तो उनको स्पेशली जब हमें लिख के आते हो तो उनके नाम स्पेशली लिख के आया करो, उससे क्या सामने वाले की, जो सामने वाला जब चेक करता है, जब नोटबुक चेक कर रहा है तो उसकी जब निगाहें पड़ती है उसको समझ आता है कि अच्छा हाँ इसने कुछ अलग लिखे हैं, जो अलग से नाम है, मतलब इसको पता है। बाकी सिलिकोसिस तो सब लिखेंगे, है ना। एस्बेटोसिस से क्या होता है, तो एस्बेटोस
रिलेटेड डिसीजेस, जैसे कोल वर्कर निमोनिया था तो एस्बेस्टोस को एस्बेस्टोसिस मत लिखे आना, इसको एस्बेस्टोस रिलेटेड डिसीज, जो नाम है वही, अपने मन से मत लिख देना कि कोल को कोलोसिस लिख दो, ऐसा नहीं है, वो नाम ही नहीं है, तो अपने मन से नामकरण मत करिए आना, जो जिसको बुलाते हैं वही चीज है, ठीक है ना। अब मैंने बस ये बता दिया कि सिस्का वाला डिजीज होता है, वो जाने जिन्होंने नाम रखे उन्होंने ऐसा क्यों रखा, कि कोल को उन्होंने कोलियोसिस क्यों नहीं बोला, कोल वर्कर निमोनिया क्यों बोला, एस्बेस्टोस को एस्बेस्टोसिस क्यों नहीं बोला, वो नहीं पता हमें। आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं सिड्रोसिस, ये स्पेशल नाम हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐसे नाम याद करने हैं क्या, कि आयरन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सिड्रोसिस, और बेरिलियम के बोलते हैं बेरिलोसिस, ठीक है, तो ये तो आप याद कर ही लोगे। तो एक इसमें आयरन ऑक्साइड का नाम बहुत ऐसे लिख के आना, सिड्रोसिस, ठीक है। तो इसमें जो मेजर कोल, सिलिका और एस्बेस्टोस की हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, कोल वर्कर को एक और नाम से जानते हैं, CWP के नाम से, प्लस ये नाम इसमें मेंशन नहीं है, याद रखना। एंथ्रोकोसिस, ANTHRACOSIS, एंथ्रोकोसिस के नाम से भी कोल वर्कर को, जो कोल से होने वाली जो डिसीज होती है उसे एंथ्रोकोसिस भी बोला जाता है। तो ये डिसीज तो थी मिनरल डस्ट से, जिसे नीमोकॉनियोसिस भी कहते थे। अब कुछ ऐसी डिसीज भी है जो ऑर्गेनिक डस्ट से भी होती है, तो उनके भी नाम कुछ याद कर लो। जैसे कुछ डिसीजेज जो किससे होती हैं, जो कॉटन, जो आप कॉटन लेते हो ना, कॉटन समझते हो, जिनकी खेती होती है, तो ऑर्गेनिक का तो मतलब वो सारी डिसीजेस जो खेतियों के द्वारा होती है, जो फार्मिंग्स में होती हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब समझते ही हो, जहां पर जो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज क्या होती है, जहां पर जिनकी खेती होती है, यानी ये कॉमन फार्मर्स में मिलती है। ये सारी चीजें आपको जनरली किन में मिलेंगी, फार्मर्स में मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे जो कॉटन की खेती करते हैं, फ्लैक्स की खेती करते हैं, मतलब खेती का मतलब क्या होता है, फार्मिंग करना, उसे बोलते हैं बिस्नोसिस। ये नाम याद रखना, बिस्नोसिस, ठीक है, बिस्नोसिस, ये बी है, उसे बोलते हैं बिस्नोसिस। जो जिनको मशरूम, जो मशरूम की खेती करते हैं जैसे होती है, तो बोलते हैं मशरूम वर्कर्स लंग, ठीक है। जिनको शुगर कैन की खेती, शुगर कैन की खेती बहुत ज्यादा होती है अपने यूपी वगैरह इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर, और स्पेशली शुगर कैन की खेती नहीं, जिनमें जो शुगर कैन की खेती जो सड़ जाती है, जो कॉन्टेमिनेटेड वेगोसिस है ना, जो सड़े हुए शुगर कैन हो जाते हैं, खेती जब सड़ जाती है, जब उनको काटते हैं, जब उनकी हम कटिंग करते हैं, जो उनकी जो हमारी जो फार्मिंग है, जो वो शुगर केन जो है वो क्या हो गया, इससे सड़ने लगा, डिग्रेड करने लग गए, डिग्रेड करने, उसे बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड बैगोस। कॉन्टामिनेटेड बैगोस का मतलब होता है वो शुगर केन जो थोड़े से सड़ चुके, खराब हो चुके हैं, जब उनकी कटिंग वगैरह करते हैं या फिर उनकी वजह से जो हमें लंग डिसीज होती है उसे बोलते हैं बैगोसिस, ठीक है। ये बिस्नोसिस है, ये बैगोसिस है, ये याद रखना। इन दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिस्नोसिस में बैगोसिस लिखे आते हैं, बैगोसिस में बिस्नोसिस लिखे आते हैं, तो वो 2 मार्क्स में याद रखो, इनमें से कोई भी नाम पूछ सकते हैं, हम हर किसी की डेफिनेशन नहीं लिख सकते, आपको तो इतना ही लिख के आना है। 2 मार्क्स में पूछेंगे तो 1 मार्क्स में तो पहले ये समझाओ कि ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज क्या होती है, वो 1 मार्क्स में आपसे यही पूछना पा रहे हैं, वही पूछना चाह रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज है, इससे हो जाता है, उससे क्या होता है आप लिख के आओगे कि नॉक्सिस समझना, जिससे वो क्या, तो मेन 2 वर्ड कि आपकी जो क्या होता है, इससे रिटेंड होकर आपके लंग के पैरेन्काइमा में, लंग पैरेन्काइमा में रिटेंड होते हैं, जिससे इंसिड्स फाइब्रोसिस होती है। 1 मार्क्स में वो, दूसरे मार्क्स में आपको ये बताना कि होती किससे है। जैसे बिस्नोसिस बोल दिया तो आपको बोलना है कि कॉटन से होती है, किन लोगों में होगी, भैया फार्मर्स में ज्यादा मिलेगी, सीधी सी बात, तो मिल गए 2 मार्क्स, ठीक है। बड़े में एक एक कभी किसी का एक का नहीं पूछ सकते, आप लिख ही नहीं सकते, ऐसे तो हजारों होती है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ये याद रखना, इसीलिए मैं आपको ये कितने सारे नाम याद करवा रहा हूँ। बाकी बड़े में तो ओवरऑल पूछेंगे वो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, तो उनमें जो जैसे लिखना है उसके हिसाब से हम उसे चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं। तो इस चैप्टर्स में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, एक बड़ा क्वेश्चंस बन सकता है लेकिन थोड़ा सा रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि एक एग्जाम पेपर में जो बड़े क्वेश्चंस आने हैं जब दोनों को मिला के, वो तो 3 ही आते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन, 2-3, है ना। तो वहां पर आपके जो और भी बहुत सारे लंग्स के क्वेश्चन है, तो वो ज्यादा उनके आने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, एग्जाम में आ सकता है, मगर इसका ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है, 2-2 मार्क्स के हिसाब से। अच्छा एक और याद रखना, 2 मार्क्स में क्या बोलते हैं, ये और आता है, 2 मार्क्स में फार्मर्स फार्मर्स लंग पूछते हैं, फार्मर्स लंग, ये भी डिसीज है, ये किससे होती है, फार्मर्स लंग, स्पेशली फार्मर्स लंग लिखा हो तो वो होती है हेज एंड मोल्ड से, हेज
एंड माउथ से। ये हेज एंड माउथ क्या होते हैं, जो खेतियों में देखा ना, जो घास होती है, सूखी घास होती है, सूखी ग्रदों को मैं इमेज दिखाऊं, सूखी घास बहुत सारे जो ये इससे कॉमन, जैसे देखो मैं आपको दिखाऊं, इसकी इमेज दिखा देता हूँ ठीक है, तो फिर हम इस पे इमेजेस देखेंगे अच्छे से तो ज्यादा क्लियर होंगी। इस तरीके की होती है ना, जब एंड में जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद जब कटने के बाद, अगर आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो, आपके फार्मर्स के जो आपके खेत देखे हो, पूरा एग्रीकल्चर होने के बाद धान वगैरह, तो इस तरीके से आपकी ये सब इनसे जो अभी ये क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। प्लस अगर किसी लोगों को पता हो, जो वीट की खेती होती है, गेहूं की, वीट की, जब वो जब साफ करते हैं उसमें से, क्योंकि जो वीट की जो खेती होती है ना, एग्रीकल्चर होता है, वो उसके क्या बोलते हैं, उसकी एक अपनी कवरिंग के अंदर होती है वीट, तो उसको उसकी कवरिंग से निकालना पड़ती है। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से जब उसकी सफाई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अंदर जाती है। ठीक है, देखो मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर इसमें प्रेजेंट होगी, अब देख रहे हैं, अब देखो, अब ये देख रहे हो, ये हमें देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, मगर ये छोटी छोटी टूटते हो, जब इनको इससे निकालते हैं तो उसकी एक खतरनाक प्रोसेस होती है, एक मशीन में डाला जाता है, और फिर उनमें से ये धुएं की तरह निकलता है। पहले के जमाने में तो क्या, पहले तो क्या करते, पटक पटक मतलब उसको कंटिन्यूअसली फ्लोर पे मार मार कर निकालते थे। तो उन सब में भी क्या होता है, आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो फार्मर्स लंग हेस एस मोल्ड, अब इसमें भी ये भी किस में ही आएगा, हेस एंड मोल्ड में ही आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो पर्टिकुलर क्या है, जो ऐसी चीजों से हो रही है, जैसे टुकड़ों में जिनकी वजह से जो हेज में है, जैसे बहुत कॉमन आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊं, उसकी क्या बोलते हैं, कॉर्न की, जो कॉर्न की खेती होती है ना, उसमें जो आप कॉर्न, अगर आपने पूरा देखा होगा भुट्टा कौन, तो उसके जब ऊपर से निकालते हैं तो उनके उसमें होती हैं। ये मैं इसलिए इतना आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा, लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर किसी का भी नाम आ जाए तो इजीली लिखे आना, क्योंकि दो दो मार्क्स में वो कुछ भी उल्टा सीधा पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। बाकी तो अभी मैं इसको अपन आराम से कर लेंगे। कुछ ऐसे गैसेस और फ्यूम्स से, जैसे एरिटेंट, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करती हैं, उनसे मोस्ट कॉमन होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। तो 2 नंबर में ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी पूछते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी पूछते हैं कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा कैसे होता है। तो जो कुछ गैसेस होती हैं, जो जैसे कैडमियम वगैरह, तो उनके इनहेलेशन से अस्थमा होता है। हम अस्थमा बहुत डीप में पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस भी होता है, ब्रोंकाइटिस सीओपीडी के अंदर आता है, तो हम सीओपीडी पढ़ेंगे तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें, एआरडीएस भी पढ़ेंगे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सारे हमारे क्या है, लंग्स की डिसीजेज जो इनसे भी हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं सिर्फ इनसे ही होती हैं, ये खुद में और भी कई तरीके से हो सकती है, लेकिन इनके थ्रू भी हो सकती हैं। फिर कुछ और फटाफट फटाफट समझे तो, है ना, डिसीजेस ड्यू टू बायोलॉजिकल, जैसे कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, अगर उनसे हो, बायोलॉजिकल सब्सटेंस मतलब जो जैसे बैक्टीरियाज हैं, या उनसे हमारे जो जनरली लंग्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट के एक्सक्रेटा जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे जो मोस्ट कॉमन, जो मालूम बताऊं उसमें किससे होती है, मोस्ट कॉमन बताऊं, बोबाइन टीबी। बोबाइन टीबी ये आपको उन लोगों में मिलेगी जो मतलब काउस की, बफेलोस की बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, जिनको पालते हैं, और क्या बोलते हैं, मिल्क के लिए, मिल्क की खेती, मिल्क के उसके प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो बहुत ज्यादा, तो उनके जो एक्सक्रिएटा होता है उनके अंदर ये टीबी का बैक्टीरिया बहुत, अगर कहीं एनिमल को टीबी हो गई, हो जाती है, बोबाइन में उन लोग को भी टीबी होती है। ठीक है, तो उनके एक्सक्रिएटा के अंदर ये मिलता है, और वो इजिली बैक्टीरिया, अगर अब वो लोग वहीं रह रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्रिएटा हाथ से उठाते हैं, आपने देखा होगा। अब अपने नॉर्मली हैंड यूज कर रहे हैं, अब हाथ अच्छे पानी से धो लिए, अच्छे साबुन से नहीं धुए, तो फिर खाने पीने में या कुछ भी करा तो फिर वो बैक्टीरिया उनके अंदर चला जाता है, तो बोबाइन टीबी हो जाती है। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह, तो इससे भी ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कभी कभी। और मैं आपको बहुत अच्छा बताऊं एग्जांपल, जो लोग ना मतलब वैसा दूध पी लेते हैं ना, कच्चा दूध, मतलब समझते हो हम लोग को क्यों बोलते हैं कि जो जितना भी जो मिल्क आता है उसे बॉईल करो, बॉईल करके पियो, क्यों? कभी आपने पहले पहले सुना होगा कि पहले लोग बोलते थे अरे वो जितना जैसा दूध है वैसा पी लो। कभी मत ट्राई करो, कभी मत करो, वो पहले का जो गया गया, आज के समय पे इतने ज्यादा ना ऐसी सिचुएशंस है, इतने ज्यादा उन लोग को ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए इतने ज्यादा ड्रग्स खिलाए जा रहे हैं, तो उसको उसका सारा इफेक्ट आता है मिल्क में। और बहुत सारे बैक्टीरियास, वायरस इवन आपके उस मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मिल्क को अच्छे से बॉईल करा करो।
जब तक 2-3 बार उसमें वो ना आ जाए, तो अच्छे से बॉईल करना बहुत जरूरी होता है, वरना उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं बैक्टीरिया वायरस, वो आपके अंदर जाकर बहुत सारी खतरनाक डिसीजेस करा सकते हैं। और ये जब हमें हो जाती है तब हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों हो गई, लेकिन आपको नहीं पता कि तो ये छोटी छोटी बातें बहुत आगे चल के हमारे लिए, आप ये तो उनके लिए नहीं, ये नॉर्मल तो आपको भी हो सकती है। तो इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें। डिसीजेस ड्यू टू केमिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, जैसे जो एक्सरेज में काम करते हैं, एक्सरे में जो जिन लोग का काम करते हैं, पॉलीसाइक्लिक का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जो ऑटोमोटिव्स, जो ऑटोमोटिव्स कंपनी होती है जहां पर कार वगैरह और वो सब, जैसे हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट होते हैं, है ना, इतनी हैवी फ्यूम्स में उनके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स निकलती है। तो उनसे क्या होता है, इनसे मोस्ट कॉमनली होता है कैंसर, मोस्ट कॉमनली लंग्स कैंसर, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, ब्रोंकियस का, आपके ब्रोंकियल का कैंसर को आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो जनरली जैसे जो आपकी गैसेज हैं वो कैंसर ज्यादा कराती है। गैसेज में भी जो खतरनाक गैसेज है, जैसे हम ये जो जनरली, सॉरी गैसेज बोल रहा हूँ, केमिकल्स, केमिकल्स हैं वो ज्यादा, और जो गैसेज है वो अस्थमा बहुत कॉमन कराती हैं, और अस्थमा में भी ऑक्यूपेशनल अस्थमा। बाकी दो दो चार नाम और याद रख लो, बता देता हूँ। जो रबर इंडस्ट्री, जो लोग रबर इंडस्ट्रीज होती है ना, जिनमें टायर वगैरह बनते हैं और जहां भी रबर इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें जो मोस्ट होने वाली होती है वो होता है ब्लैडर का कैंसर। बाकी हम लंग्स का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नाम याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देता हूँ। जो लोग कोल टार उनमें काम करते हैं, डाई की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है स्किन कैंसर। ठीक है, ये इसमें से नहीं लिखा क्योंकि हम अभी लंग्स का पढ़ रहे हैं, तो दो एग्जांपल मैंने और बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो जब ऑक्यूपेशनल है ना, तो इसमें आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा ये चैप्टर आपका याद करने का बहुत ज्यादा है, जहां समझने का है वहां समझाऊंगा, लेकिन याद करने का बहुत ज्यादा है। तो अभी हम मेन शुरू करने वाले हैं न्यूमोकॉनियोसिस। ठीक है, न्यूमोकॉनियोसिस की डेफिनेशन पढ़ चुके, उसके अंदर हम 3 पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस की, है ना, एबिस्टोसिस की, प्लस हम सिलिका की, प्लस कोल की, ये 3 जो मोस्ट कॉमन मिलती हैं वो। द टर्म न्यूमोकॉनिकोसिस डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लंग डिसीजेस, बहुत सारी अभी हम पढ़ के आ चुके ना, जितने भी मिनरल डस्ट ये सब किससे हो रही थी, इन सबको न्यूमोकॉनियोसिस बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ऊपर की 3, बाकी आयरन ऑक्साइड, बेरिलियम और भी बहुत सारी हैं, जो जो किससे हो, मिनरल डस्ट से हो, उन सबको न्यूमोकॉनियोसिस। मिनरल डस्ट तो कितनी सारी है ना, एक दो है क्या, हजारों है, लाखों है मिनरल, है ना, तो उन सबसे होने वाली, तो उनको सबको नहीं पढ़ सकते हम। इज अ ग्रुप ऑफ लंग डिसीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन, जब हम सांस के दौरान ले लेते हैं किस, वो डस्ट डेट आर ब्रीथ इन एंड देन डिपोजिट डीप इन लंग्स कॉजिंग डैमेज, वो कंटिन्यूअसली ले रहे हैं और वो लंग्स के अंदर क्या हो रही है, डिपोजिट हो रही है, बाहर तो नहीं निकल पाएंगी। क्यों नहीं निकल पाएंगी सर, क्यों, क्योंकि वो हैवी होती हैं, वो जाके जब आप सांस बाहर निकालते हो ना, कितनी भी कोशिश कर लो एयर बाहर निकलेगी, वो इतने हैवी होते हैं कि अंदर जाके स्टिक हो जाती है, चिपक जाती हैं हमारी लेयर्स से, तो इस वजह से फिर वो बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, द मोस्ट, देखो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, हम हमारे में भी जो, जब हम सांस लेते हो तो हमारे पूरे नॉस्ट्रिल्स, पूरा ट्रैकिया में म्यूकस लगा होता है, तो वो उनको चिपका लेता है कि अंदर ना जा पाए। मगर इन लोगों में क्या इतना कंटिन्यूअस जा रहा है कि पहले पूरा ट्रैकिया उन सब में आपके हो जाता है, पूरे के ऊपर जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया वगैरह है, उन सब में पहले उनमें पूरा कलेक्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जब करके वो उनका म्यूकस का जो वो सब एक जो इफेक्ट है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट, वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपके डीप लंग्स में होने लग जाते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन जो न्यूमोकॉनियोसिस हम पढ़ने वाले हैं, एक तो कोल वर्कर पढ़ने वाले हैं जिसको एंथ्रोपोसिस भी बोलते थे, ठीक है, सिलिका से सिलिकोसिस बोलते हैं, और एबिस्टोसिस यानी एबिस्टोसिस भी। ठीक है, और ये एबिस्टोसिस को एक क्या नाम बोलते थे, एबिस्टोसिस रिलेटेड डिसीज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो दो तो याद रखेंगे, सिलिका को सिलिकोसिस को, है ना, और एबिस्टोसिस को एबिस्टोसिस। बस कोल वाले के लिए एक नया नाम याद करना पड़ेगा, कोल वाले को हम क्या बोलते हैं, कोल वर्कर निमोनिया या एंथ्रोपोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 पढ़ने वाले हैं, कोल डस्ट से कोल वर्कर, जिसको हमने एक नया, इसमें नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ बार बार, मैंने भी नेट से देखा था कि 2 मार्क्स में पहले कभी किसी को पूछा गया था, तो बुक में नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एंथ्रोकोसिस भी, और सिलिका में सिलिकोसिस, और एस्बेस्टोसिस से एस्बेस्टोस रिलेटेड डिसीजेस। एस्बेस्टोस, अब पहले हम पढ़ेंगे एस्बेस्टोस रिलेटेड डिसीज ऑफ लंग एंड प्लूरा। देखो, अब प्लूरा तो हम समझते हो, मतलब ओवरऑल पूरा लंग, सबसे पहले जो अफेक्ट होता है ना, वो ध्यान में करना, किसी भी चीज से वो लंग्स से किसकी होता है, प्लूरा पे होता है। हम पढ़ के आए हैं, जैसे हमने हार्ट का 3 लेयर से बनता है, आप भी जानते हो हार्ट 3 मसल से होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम।
जो पेरिकार्डियम होता है वो क्या काम करता था, हार्ट को प्रोटेक्ट करता था, उसकी आउटर लेयर थी, उसके भी दो पार्ट होते थे, विसरा और पराइटर। उसी तरीके से हर ऑर्गन के होते हैं, हर ऑर्गन की एक आउटर लेयर होती है जिसका मेन काम उसको प्रोटेक्ट करना होता है और उसको अपनी जगह पर रखना होता है, हर हर ऑर्गन में। उसी तरीके से लंग्स की भी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा, इसके भी दो पार्ट होते हैं, विसरल, ये हर ऐसा नहीं, इसमें हर ऑर्गन में बता रहा हूं, हर ऑर्गन में ऐसे बनाया है, और पैराइटल। ठीक है, पैराइटल होती है वो आपकी होती है, क्या बोलते हैं, आउटर वन, और विसरल आपकी होती है इनर वन। ठीक है, इस तरीके से पैराइटल आपकी आउटर, प्लूरा में पैराइटल पीपी है ना, तो आउटर वन होती है। ये मैंने आपको ऐसे ही उसी उसमें भी बताया था जब मैंने आपको, ठीक है, पेरिकार्डियम पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि उसमें भी पीपी से आउटर वन पैराइटल याद रखना। ठीक है, तो ये आउटर वन और विसरल आपकी होती है इनर वन। इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरेटिक फ्लूइड, है ना, या पल्मोनरी, है ना, प्लूरेटिक फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरा के बीच में तो प्लूरेटिक फ्लूइड। इसका क्या काम होता है, फ्रिक्शन को कम करना। और जब भी प्लूरा में इन्फेक्शन होगा, प्लूरा अफेक्टेड होगा, तो यही फ्लूइड बढ़ जाता है, यही फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे फिर जिसको फिर फ्लूइड बढ़ेगा, फिर लंग्स के अंदर भी फ्लूइड बढ़ने लग जाता है, तो फिर उसको बोलते हैं पल्मोनरी इडीमा, या फिर इफ्यूजन होना, फ्लूइड भर जाना। तो सबसे पहले जो चीज होती है एस्पिटोस होती है, वो होती है दो लेवल पे। हर कोई डिसीज दो ही लेवल पे होगी, कि पहले बिनाइन अगर किसी को भी नया नया हुई है, या फिर किसी को मैलिग्नेंस मतलब बहुत समय से है, बहुत समय से है, दो यही दो चीजें होंगी, और क्या होगा, या तो प्लूरा अभी हुई है, या फिर बहुत समय से है। अगर किसी को अभी अभी हुई है, तो जो सबसे पहले अफेक्ट होता है वो होता है उसका प्लूरा। क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, जो चीज प्रोटेक्ट करती है जो सबसे पहले अफेक्ट होगी वही। अगर कोई किसी भी कंट्री पर हमला होगा तो सबसे पहले उसकी आर्मी अफेक्ट होगी, फिर अंदर जाकर उसके जो नॉर्मल वन, जो अंदर सिटीजन हैं वो अफेक्ट होंगे। तो बेनाइन में आपको प्लूरा में प्लूरा में आपको क्या मिलेंगे, प्लैक्स मिलेंगी। प्लैक पड़ जाते हैं, इनको मैं अभी एक्सरे में दिखाऊंगा। प्लैक का मतलब होता है स्किन ऐसा थिक थिक वहां पर दिखने लग जाती है, कि कोई चीज वहां पर क्या हो रही है, जम रही है, दिख रही है, मतलब ऐसे खट्टे होते हुए, मतलब एक तरीके से एक्टिवेट होते हुए, है ना, बोलते हैं ना किसी चीज का क्लस्टर बनना, वो ऐसा दिखती है। और आपकी जो प्लूरा है, मैंने बताया थिकनिंग तो हर चीज की होनी है, क्यों, क्योंकि जो प्लूरा के सेल्स है वो भी थिक कर जाते हैं, है ना, तो उनमें भी क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। इफ्यूजन का मतलब होता है जो फ्लूइड, क्योंकि इतना कोई भी चीज हो, फ्लूइड हमेशा बढ़ता है स्टार्टिंग में, तो फ्लूइड, तो हमारा क्या होता है प्लूरा की सबसे पहले तो उनमें। प्लेग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, प्लेग का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टिकी डिपोजिशन होना। जब हम अभी इसका मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगा, ये जो स्टिकी पहले प्लूरा, और ऐसा नहीं कि इसमें होता है कोई भी में डस्ट से हो, तो वो क्या करेगी, डिपोजिट तो हर कोई होगी, तो पहले जो प्लूरा पे डिपोजिट होती है उसको बोलते हैं प्लूरल प्लेग, स्टिकी डिपोजिशन होना। मैं अभी दिखाऊंगा एक्सरे में कैसे दिखता है स्टिकी डिपोजिशन होना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते